डॉक्टर नेपाल चंद्र महतो, डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री, सिंहभूम कॉलेज चांदिल। आज मैं सेमेस्टर 3 के डीएससी और जीई छात्र छात्राओं के लिए एक महत्वपूर्ण विषय है, महत्वपूर्ण प्रश्न है और उसका उत्तर जो कि परीक्षा में आने का विशेष उम्मीद रहती है और आती है, इसीलिए इस पर विशेष ध्यान देना है। वह है शेर शाह सूरी की प्रशासनिक व्यवस्था। शेर शाह जो थे, जो कम समय, केवल कहा जाता है कि 5 वर्ष तक केवल ये अपना समय उनको मिला, उतने कम समय में ये एक मध्यकालीन भारत के इतिहास में एक महत्वपूर्ण विभूति के रूप लेकर भारत भूमि में अपना 5 वर्ष का जो महत्वपूर्ण औचित्यपूर्ण अपना क्रांति है, अपना युद्ध है और अपना प्रशासन है, अपना विभिन्न प्रकार की उपलब्धि है, उसे संपूर्ण रूप से वे हासिल करके इतिहास के पृष्ठ में अपना महत्वपूर्ण स्थान रखे हैं। इस सारी चीज़ों के बारे में उनका प्रशासनिक व्यवस्था किस प्रकार की थी, केंद्रीय व्यवस्था, प्रांतीय व्यवस्था, सैन्य व्यवस्था, गुप्तचर व्यवस्था, मुद्रा व्यवस्था, उसके बाद उसके भूमि कर की जो व्यवस्था थी यह किस प्रकार की थी और उनका अंत में उपलब्धि को दर्शाना है। इतना एक अच्छा प्रश्न, जिस प्रश्न का जवाब एक क्रमबद्ध रूप से देना है और जैसा प्रश्न पूछे उसी प्रकार जवाब देने का प्रयत्न करना चाहिए। तो डीएससी के छात्र छात्राएं और जीई दोनों के लिए सेम ये प्रश्न का उत्तर अभी हम लोग प्रारंभ करेंगे और इसके एक बिंदुओं के बारे में हम लोग विशद अध्ययन करेंगे। शेर शाह सूरी मध्यकालीन भारत के इतिहास में उनका एक महत्वपूर्ण स्थान है। ये अपना एक निम्न परिवार से अपना जीवन को प्रारंभ करके एक कर्मठ कुशल योद्धा के रूप में अपने को आविर्भाव किए और मध्यकालीन भारत के इतिहास में अपना भूमिका को, अपना महत्वपूर्ण कृत्य को कृतार्थ करके दिखाए, जो विभिन्न इतिहासकारों ने उनके प्रशंसा करने में अपने को अनुभव किए हैं कि वास्तव में ध्रुवतारा के रूप में या एक महान प्रशासक के रूप में, एक कुशल शासक के रूप में शेर शाह की प्रशंसा अफगानों में सर्वप्रथम उनका स्थान दिया गया है। उनके समय तो सिर्फ कम समय 5 वर्ष, 1540 से 1545 तक उनका समय सिर्फ 5 वर्ष का था। इतने कम समय में वे अपना कार्यकुशलता, अपना कर्मठता, अपना आदर्श विचार, उदार विचार और स्निग्ध विचार, पवित्र विचार लेकर वे विभिन्न युद्धों में अपना सफलता हासिल किए। उनका समय तो युद्ध में ही बीता, लेकिन युद्ध में वो 5 वर्ष का जो कम समय है, वो कम समय में तो विभिन्न प्रकार का युद्ध उनको लड़ना पड़ा था, तब जाके वो अपना जीवन को उबार पाए थे, अपना अस्तित्व को ला पाए थे। लेकिन वैसे समय में, युद्ध के समय में भी अपना ये प्रशासन के बारे में, नागरिकों के हित के लिए, जनताओं के हित के लिए ये राजा का क्या कर्तव्य है, एक प्रशासक का क्या कर्तव्य है, इसके संबंध में ये मतलब अपना महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसलिए कानूनज्ञ ने कहे हैं कि मध्यकालीन भारत के इतिहास में अफगानों में शेर शाह सूरी का प्रशंसा एक महत्वपूर्ण प्रशासक के रूप में किया जाता है।
त्रिपेटी महादेव का भी कहना है कि मध्यकालीन भारत के इतिहास की शेरशाह सूरी जो भारत के जनताओं के लिए, भारत के नागरिकों के लिए अपने राजा और प्रजा के मध्य क्या संबंध होना चाहिए, एक जनता के साथ, नागरिकों के साथ राजा का क्या औचित्य है, इस संबंध में वे सर्वत्र अपना किए का परिणति दिखाए हैं, जो धूल में पुष्प को फुला के दिखाए हैं शेरशाह सूरी, अफगान शासक शेरशाह सूरी। अतः ये अपने कम समय में अपना जो महत्वपूर्ण उपलब्धियां, महत्वपूर्ण जो उनका भूमिका रही है, इसमें सर्वप्रथम उनका भूमिका एक प्रशासन के रूप में, एक शासक के रूप में, कि किस प्रकार उनका शासन व्यवस्था थी, केंद्रीय शासन व्यवस्था किस प्रकार की थी, प्रांतीय किस प्रकार की थी, ये सारे चीज़ों के बारे में हम लोग को अध्ययन करना है। अतः उनकी कम समय के शासक, एक महान प्रशासक, एक कुशल शासक, कर्मठ शासक, एक योद्धा, वीर योद्धा, जो भारत के भूमि में मध्यकालीन युग में केवल 5 वर्ष तक अपना समय मिला उनको, और उसी कम समय में ही ये अपना जो उपलब्धि किए हैं, उनका जो विभिन्न प्रकार का जो प्रशासनिक व्यवस्था है, ये सारे व्यवस्थाओं में सर्वप्रथम केंद्रीय व्यवस्था की प्रशंसा करेंगे, फिर केंद्रीय व्यवस्था की चर्चा करेंगे। तो पहला है कि उनका केंद्रीय शासन, सेंट्रल गवर्नमेंट उनका क्या था, केंद्रीय शासन किया था, एडमिनिस्ट्रेशन किया था। ये दूसरे राजाओं के, दूसरे सुल्तानों के या दूसरे प्रशासकों के समान ये अपना शासन व्यवस्था में मंत्रिमंडल की कोई व्यवस्था नहीं की, क्योंकि ये अनुभव किए कि दूसरे सम्राटों के जैसा अगर मंत्रिमंडल की व्यवस्था करेंगे तो क्या होगा, उसका शक्ति का विकेंद्रीकरण हो जाता है। अतः विकेंद्रीकरण को ये मतलब एकत्व में लाना शुरू किए कि सर्वे सर्वा राजा ही होंगे, सर्वे सर्वा सम्राट के पास ही मतलब अपना महत्वपूर्ण अधिकार होना चाहिए। अतः ये विकेंद्रीकरण की नीति को समाप्त किए। अतः कोई मंत्रालय, कोई मंत्रियों का, मंत्रिपरिषद का ये स्थान नहीं दिए मंत्रिपरिषद को, और ये एक तंत्रीय शासन व्यवस्था के प्रति अपना ध्यान को केंद्रित किए और अपना शक्ति पुंज को यह मजबूत बनाकर रखे। कानून अंग का कहना है कि शेरशाह सूरी एक तंत्रीय शक्ति और निरंकुश का धनी थे, एक तंत्रीय शक्ति का केंद्र बिंदु और निरंकुशता का धनी थे। अर्थात निरंकुश कहा गया है, लेकिन निरंकुश नहीं, उनके व्यवस्था में फिर भी आगे जाएंगे तो देखेंगे कि उनके शासन व्यवस्था में वे अपने सहयोग के लिए कुछ व्यवस्था बनाए थे, अपना कोई व्यवस्था बनाए थे। ये व्यवस्था क्या थी कि उनका मतलब अपना कुछ विभागों का निर्माण किए थे जो सहयोग के लिए। हो सकते हैं कि वे निरंकुश के जैसा मतलब एक तंत्रीय शासन व्यवस्था को अपना जीवन में स्थान दिए, फिर भी वे मंत्रिपरिषद न बनाए, मंत्रालय न मंत्रिपरिषद का निर्माण नहीं किए, उसका विकेंद्रीकरण पर उनको विश्वास नहीं था, इसीलिए ये एक तंत्रीय शासन व्यवस्था को स्थान दिए अपना जीवन में। फिर भी वे अपने कार्य को, अपना प्रशासनिक, अपना राज्य को चलाने के लिए ये क्या किया कि अपना विभिन्न विभाग बनाए। उसमें क्या किया विभाग, दीवान ए वजारत, यह क्या था, एक प्रधानमंत्री का जो आज हम लोग कहते हैं वजीर, इसका प्रधान होते थे वजीर, दीवान ए वजारत का इसका प्रधान होते थे वजीर, वजीर जो आजकल के प्रधानमंत्री के समतुल्य है। अतः वे एक उच्च अधिकारी होते थे। और नेक्स्ट आ गया दीवान ए
रसालत, दीवान रसालत क्या है? वो विदेश मंत्रालय था। दीवान रसालत वो विदेश 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 मंत्री होते थे। और दीवान ए आरिज, जिसका प्रधान होता था आरिज ए मुबालिक, वो सैन्य विभाग होता था, सैन्य का प्रधान होते थे। उसके बाद दीवान ए इंसा, दीवान ए इंसा क्या था? वह था एक सामान्य प्रशासनिक व्यवस्था। उसके बाद दीवान ए आरिज, आरिज जिसे आरिज ए मुबालिक भी कहा, उनका अधिकारी को कहा जाता था, वह था गुप्तचर विभाग। इसी प्रकार केंद्रीय व्यवस्था को ये एक सुचारू रूप से एक विभाग में बांटे थे और ये विभागों को ये एक एक करके कार्यभार दिए थे और ऊपर से लेकर नीचे तक शासन व्यवस्था को ये सुचारू रूप से बनाकर रखे थे। उनके प्रशासनिक व्यवस्था एक संतुलित व्यवस्था थी। इतने सुंदर बनाया गया था कि वैसे तो उनके प्रशंसा के बारे में क्या बोले, डॉक्टर आशीर्वाद लाल श्रीवास्तव का कहना है कि अलाउद्दीन खिलजी मोहम्मद तुगलक और अलाउद्दीन खिलजी के समान उनका शासन व्यवस्था एक सुदृढ़ शासन व्यवस्था थी, एक सरल सुगम शासन व्यवस्था थी, लेकिन एक तंत्रीय थी और निरंकुश का उसमें दृष्टांत तो देखने के लिए मिलता है, लेकिन फिर भी उसमें प्रजातंत्र की भावना, मतलब नागरिक और राजा और प्रजा के बीच वात्सल्य की भावना, प्रेम की भावना, सौहार्द की भावना, सहानुभूति की भावना उनके शासन व्यवस्था में इंगित होती है। अतः इनके जो ये विभाग है ये केंद्रीय विभाग है, उपरोक्त विभाग सब केंद्रीय विभाग। अभी हो गया नेक्स्ट प्रांतीय प्रशासन, प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन किया है। प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन क्योंकि साम्राज्य विशाल, अतः विशाल साम्राज्य को सुचारू रूप से चलाने के लिए ये अपना राज्य के रूप में, प्रांत के रूप में उसको बांटे, विभिन्न प्रांत में बांटे, जिसे वे इक्ता कहते थे। प्रांत को इक्ता कहते थे और उस इक्ता का जो प्रधान होता था उसे सूबेदार कहा जाता था, इक्ता के प्रधान को। अभी सूबेदार के बाद जिला स्तर का जो आ गया, जिला स्तर का, उस जिला स्तर में कार्य करने वाले जो व्यक्ति होते थे उन व्यक्तियों को जागीरदारा, मुंसिफान, ये अधिकारी सब होते थे। उसके लिए ये व्यक्ति होते थे, ये अधिकारी होते थे और जनताओं के, नागरिकों के, कृषकों के या जनता के, नागरिकों के किसी प्रकार की कोई अन्याय, किसी प्रकार की कोई कर ज्यादा लेना या कर लेने में कोई अधिकारी उसको विभिन्न प्रकार का जाता ना देना या उसका कोई क्षति किया गया सैन्य द्वारा या किसी द्वारा तो उसका कोई क्षतिपूर्ति का कोई व्यवस्था नहीं करना, ये सारे विभिन्न चीजों के दुख दर्द सुनने वाले ये अधिकारी सब होते थे। अतः जिला के बाद फिर नगरीय स्तर में आ गया। जो नगरीय स्तरीय था वो नगर में, जिला के बाद नगरीय स्तरीय, उसमें होता था आमिल कहलाते थे लोग। आमिल के माध्यम से नगरीय व्यवस्था या जिला स्तरीय जो व्यवस्था है वो व्यवस्था चलाया जाता था। तो कृषकों के लिए ये जैसे कि भूमि कर वसूलना या जो भी हो, इसके लिए ये आमिल की माध्यम से मतलब उसका व्यवस्था किया जाता था। लेकिन कहा जाता था कि इन लोगों को ये जल्दी मतलब इन लोगों का इधर उधर उन लोगों को भेजा जाता था, जिससे कि ये निरंकुश न बन जाए और नागरिकों के प्रति कोई कठोर व्यवहार न करे। इसीलिए आमिल लोगों को, इन लोगों को यहाँ वहाँ मतलब भेजा जाता था। उसके बाद आ गया नीचे
कट्टम कट्टम जो होता था वो गांव होता था, गांव का जो, और उसमें जो मुख्य व्यक्ति होते थे, उसके लिए मुख्य व्यक्ति एक होता था, उसको कट्टम का जो मुख्य व्यक्ति, उस व्यक्ति को उसके पहले भूमि भूमि को नापने के लिए अमीन का भी व्यवस्था था। अमीन अमीन लोग भी होते थे उसका, अमीन लोगों के साथ अमीन, उन लोग भूमि का माप जोख ये सब निश्चित करना उन लोगों का काम था। फिर कट्टम जो होता था वह उसमें आ जाता था मुख्य व्यक्ति के रूप में। गांव का जो प्रबुद्ध व्यक्ति होता था, जो अच्छे व्यक्ति होते थे, उनको उसका मुख्य व्यक्ति माना जाता था। और उसके बाद नीचे का आ गया पटवारी, मुख्य पटवारी भी एक होता था। और पटवारी अपना गांव घर के जितने भी कोई भी विचार हो, इस सब के बारे में भी ये वहाँ बैठते थे और अधिकारियों के द्वारा विचार करके उसको केंद्र तक पहुंचाया जाता था। इसी प्रकार मतलब उन लोगों का प्रांतीय व्यवस्था भी एक सुचारू रूप से बना हुआ था। फिर आगे जाएंगे तो मिलेगा हम लोगों का मुद्रा व्यवस्था। मुद्रा के प्रति ये क्या काम किए, उनका व्यवसायी और मुद्रा के प्रति ये विशेष ध्यान दिए, क्योंकि पहले का जो मुद्रा था उसका अलग सब कुछ था, लेकिन ये क्या किए, मुद्रा तीन धातुओं से बनाए, सोना, चांदी और तांबा, ये तीन धातुओं का ये मुद्रा ये चलाए। और उनका शेरसूरी का मुद्रा बहुत उच्च कोटि का मुद्रा माना जाता है। ये मुद्रा के माध्यम से और वस्तु विनिमय और मुद्रा विनिमय दोनों प्रकार की नीति उनके काल में था। अगर किसी का कोई रुपया पैसा टंका नहीं है तो वस्तु के बदले में वस्तु दीजिए, रुपया पैसा नहीं है तो वस्तु के बदले में वस्तु, अर्थात वस्तु विनिमय और रुपया टंका का जो विधान, ये दोनों प्रकार की व्यापार में अपना कार्य किए, काम चलाए। और जनताओं को भी ये उसी प्रकार किस वेतन उतन का भी वैसा ही व्यवस्था था, क्योंकि वे स्वयं सेनापति थे, राजा ही सेनापति होते थे, राजा ही मुख्य होते थे, वो यही कर्णधार होते थे। उसके सामने से ही मतलब सबको, सभी अधिकारी को वेतन उतन जितना भी है सब कुछ मतलब वहां से ही निर्गत किया जाता था। और सब कुछ व्यवस्था राजतंत्रीय व्यवस्था के जैसा थी, लेकिन एक क्रमबद्ध रूप से उसको आबद्ध किया गया था। नीचे से गांव से लेकर, पटवारी से लेकर वजीर और हमारे सम्राट तक, पटवारी से लेकर सम्राट तक, इसी प्रकार की मतलब विभिन्न प्रकार की संस्थाओं का, विभिन्न प्रकार के विभागों का शेरशाह सूरी ने अपना स्थान दिए और व्यापार वाणिज्य के लिए भी वे अपना महत्वपूर्ण कदम उठाए। फिर आगे जाएंगे तो उनका भूमि व्यवस्था सबसे बड़ा चीज है, लैंड रेवेन्यू। भूमि व्यवस्था जो है, भूमि व्यवस्था सुदृढ़ रूप से ये मतलब बनाए हुए थे, क्योंकि कोई प्रशासक इतने सुंदर भूमि व्यवस्था नहीं बनाए थे जितना कि शेरशाह मध्यकालीन भारत में। ये अपने भूमि व्यवस्था को बनाए रखने के लिए ये क्या किए, भूमि का ये सेटलमेंट कराए, मतलब माफी कराए थे, सेटलमेंट कराए थे। अहमद खां को ये अपना मुख्य व्यक्ति समझे, अपना आदर्श व्यक्ति माने और उनको वह काम दिए कि भूमि का मतलब माफी किया जाए। इसके पहले कोई राजा महाराज या कोई सुल्तान मतलब भूमि का माफी नहीं किए थे। शेरशाह सूरी ने अपना माफी जौकी का मतलब प्रारंभ किए और बीघा उसका मतलब हिसाब रखा, इकाई के रूप में बीघा होता था। अभी हमारे जमीनों को 3 ग्रुप में बांटा गया था, उत्तम, मध्यम और निम्न। उसी के आलोक में कर का भी व्यवस्था किया गया था, 1/3 हिस्सा कर लिया जाता था। हाँ, लेकिन कर लेने की जो व्यवस्था थी उसमें उदारतापूर्ण व्यवहार करने का राजा का आदेश था, सम्राट का आदेश था कि नागरिकों के ऊपर उदारपूर्वक कर का बोझ डाला जाए। हाँ, लेकिन कठोरता से वसूल किया जाए। वसूल करने की जो है ना वह नीति कठोर था, कठोरता से वसूल किया जाता था, लेकिन लागू किया जाता था उदारतापूर्ण, क्योंकि ज्यादा भार नहीं दिया जाए। किसी साल मानिए महामारी हो गया, प्लेग हो गया या किसी प्रकार कोई प्राकृतिक दुर्योग हो गया, तो उसी स्थिति में उनका अधिकारी गवेषणा करते, निरीक्षण करते, और निरीक्षण करने के बाद वो सब व्यक्ति
मुंसिफान, ये सब जो मतलब अधिकारी होते थे, ये व्यक्ति सब जाके वो सारी चीज़ों का अपना निरीक्षण गवेषणा करते थे और उसी के आलोक में उन पर कर का बोझ लादा जाता था। लेकिन जो कर लादा जाता था, आज्ञा हो गया मतलब वो कर देने के लिए उसको बाध्य किया जाता था। इसी प्रकार रेवेन्यू सिस्टम को ये आगे बढ़ाए और भूमि व्यवस्था उनका बहुत सुंदर व्यवस्था थी। नागरिकों के, कृषक वर्ग के सुविधा हेतु, क्योंकि कृषि ये जमींदारी प्रथा को अपने जीवन में स्थान नहीं दी, जमींदार के को हटा के ये कानूनंग का जो व्यवस्था किए थे, कानूनंग, वो कानूनंगों के माध्यम से अपना एकरारनामा बनाया जाता था जमीन किसानों के साथ, राजा का और अधिकारी का या अधिकारी के किसी के प्रधान का के साथ किसान का या राजा के साथ किसान का जो होता था एक मतलब एकरारनामा बनता था, कबूलियत उसे कहा जाता था। ये कबूलियत के माध्यम से उसमें यह लिखा जाता था, एग्रीमेंट किया जाता था कि कृषि का कितना किस साल में किस स्थिति में किसी को किस जमीन के कैटेगरी जो जैसा हो, प्रथम श्रेणी का, द्वितीय श्रेणी का, तृतीय श्रेणी का, जो जिस प्रकार का हो जमीन हो, उसी के आलोक में किस प्रकार उसका मतलब कर व्यवस्था को बनाया रखा जाए, इसके लिए वो ये सारे चीज़ों का ये व्यवस्था किए थे। एकरारनामा उस पर लिखा जाता था और कर लिया जाता था। उनका सहानुभूति बहुत अच्छी थी। ये अपने कर में कभी किसी को कड़ाई से मतलब जबरदस्ती थोपने का प्रयास नहीं किए। उनका बहुत निरीक्षण परीक्षण करके उस पर विचार करके उस पर कर डाला जाता था। लेकिन जो डाला जाता था वह अगर जनता वह कृषक अगर मतलब राजा को नहीं पहुंचाएंगे या अधिकारी को नहीं पहुंचाएंगे तो वह राजद्रोही माना जाता था, क्योंकि राज आज्ञा का अवलंबन करने के लिए उनको बाध्य होना पड़ता था। हाँ, भले उसके लिए ये सरल सुगम या उसको कम कर लेकर उसको एक निर्णय लिया जाए, लेकिन वह निर्णय को मानने के लिए सबको बाध्य होना पड़ता था। तो इसी प्रकार कर व्यवस्था भूमि व्यवस्था थी। भूमि की बंटवारा किया गया था और उसी प्रकार भूमि बंटवारा करके ये अपना भूमि व्यवस्था को, रेवेन्यू सिस्टम को अपना मजबूत बनाकर रखे थे। तो उनका नेक्स्ट पॉइंट है सैन्य व्यवस्था, जो न्याय व्यवस्था कहलाता है। न्याय के लिए वे इतना महत्वपूर्ण काम किए कि न्याय के चलते ही उनका प्रतिष्ठा, उनका सम्मान, उनका इज्जत हमारे भारत के मध्यकालीन इतिहास में विभिन्न इतिहासकारों ने उनका भूरी भूरी प्रशंसा की है, क्योंकि उनका शासन व्यवस्था का मुख्य बिंदु रहा है न्याय व्यवस्था। न्याय की जो है दारोगा ए डाक क्षेत्र में रहता था न्याय विभाग का, ये न्याय अवश्य कठोर था, कठिन था, जटिल था, फिर भी मतलब वह एक अधिकारी के हाथ में सौंपा गया था और उसके लिए संपूर्ण रूप से उसका जो राजा, जो सम्राट होते थे, वह मुख्य व्यक्ति होते थे। शेर साहब उसका मुख्य व्यक्ति होते थे। उनके आदेश के बिना मतलब किसी प्रकार का किसी पर कोई गंभीर अन्याय या जो भी हो उसका विचार उसी प्रकार राजा के उपस्थिति में उसका अंतिम निर्णय लिया जाता था। अर्थात ये एक तंत्रीय शासन व्यवस्था पर आधारित थे, इसीलिए अधिकारी अवश्य विभिन्न विभागों का बंटवारा कर दिया गया था। न्याय विभाग उसका था। न्याय विभाग में उसी प्रकार काजी की जो व्यवस्था है वह अपना न्याय को कि धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक या आर्थिक दृष्टिकोण से या विभिन्न प्रकार की जो प्राकृतिक दुर्योग आ जाता है वैसे स्थिति में किस प्रकार मतलब न्याय किसके प्रति व्यवस्था में क्या न्याय करना चाहिए, इसके लिए ये विभिन्न न्याय का भी ये मतलब स्थान बना दिए थे। ये क्या किस प्रकार कि
जमीनों के किसों के से कर वसूलने के लिए, उसके लिए भी न्याय व्यवस्था की जो व्यवस्था थी वह एक दृढ़ व्यवस्था थी, लेकिन सरलता के साथ उसको मतलब लागू किया, उदारता पूर्वक लागू किया जाता था और कठोरता पूर्वक वसूला जाता था। न्याय के लिए निम्न वर्ग से उच्च वर्ग तक चाहे कोई भी हो, अगर कोई अन्याय करे तो राजा शेर शाह उसको कभी मतलब अपना स्थान नहीं दिए, उसके लिए भी उतना ही कानून। कहा जाता है कि ये अपना बेटा को भी मतलब ये मतलब नहीं माने थे। एक बार उनका बेटा हाथी में चढ़ के दिल्ली में घूम रहे थे, जा रहे थे, तो रास्ते में देखे कि एक दुकानदार का स्त्री नहा रही है, तो नंगे रहा रही है, तो उसके ऊपर वो कड़े फेंके, जिसके चलते दुकानदार ने जाकर उनको शेर शाह के वहाँ शिकायत दर्ज किए कि आपका पुत्र मेरे पत्नी के साथ ऐसे व्यवहार मतलब किए हैं। तो तुरंत मतलब उसका मतलब प्रतिक्रिया ये किए और अपना बेटा के प्रति वो दुकानदार को बोले कि मेरा जो पुतोहू है, ये बेटा का जो पत्नी है, उसके साथ आप वैसा व्यवहार कीजिए मेरा आंख के सामने में, कोई कुछ नहीं करेगा, जो करेगा वो मैं देखेंगे। अर्थात कहने का तात्पर्य, तो ये दुकानदार वहां क्षमा प्रार्थना की कि राजा का लड़का है, सम्राट का लड़का है और शासक का लड़का है, अतः बोले कि धन्यवाद आपका व्यवहार, अर्थात व्यवहार कुशल। ये सब वास्तविक घटनाएं हैं कि कितने मतलब ये अपना पुत्रों को भी नहीं माने, अपना पुतोहू के प्रति मतलब दुराचार करने के लिए वे आदेश दे दिए दुकानदार को। तो दुकानदार वहां सहानुभूति अपने मन में जगाए और कहे कि राजाज्ञा का मैं सम्मान करते हैं, आपके महानता का सम्मान करते हैं। हाँ, ऐसे करके वो वहां मतलब वहां से आगे। तो इससे ये स्पष्ट हो जाता है कि उनके न्याय व्यवस्था में कितनी सुंदर व्यवस्था थी। छोटे से लेकर उच्च तक कोई भी अधिकारी उनके नागरिकों के ऊपर, उनके किसी चीजों, उनके काल में चोरी वोरी होता ही नहीं था। कहा जाता है कि शेर शाह के पीरियड में खुलेआम संसार में मानव जीवन व्यतीत करते थे, नागरिक कृषक अपना जीवन व्यतीत करते थे, किसी प्रकार के कोई चोरी वोरी का कोई होता ही नहीं था, डाकुओं को गुंडागर्दी ये सब कुछ नहीं होता था। कहने का तात्पर्य है कि उनका शासन व्यवस्था की नींव बहुत मजबूत थी। तो ये भूमि व्यवस्था उसका वैसा, और उसके बाद न्याय व्यवस्था बहुत अच्छी थी। उसके बाद सैन्य व्यवस्था क्या है, सैन्य में ये विशाल जो साम्राज्य है, तो इसे विशाल साम्राज्य को, क्योंकि उनका तो युद्ध करना, राज्यों को जीतना, ये सब तो उच्चा सा था, इसीलिए उनको अनुभव हुआ कि विशाल सेना का जब तक संगठन नहीं बनाएंगे तब तक अपना मतलब विकास भी नहीं कर पाएंगे, अपना विस्तार भी नहीं कर पाएंगे साम्राज्य का, और जितना बड़ा मेरा साम्राज्य है इस साम्राज्य का मैं सुरक्षा भी नहीं कर पाएंगे। फिर भी सुरक्षा के लिए तो ये विभिन्न प्रकार का विभाग बना दिए थे। वो ये सैनिकों को सुरक्षा में नहीं लगाते थे, बल्कि उनको स्पेशल उसको मतलब रखा जाता था, कोई विशेष परिस्थिति में इधर लाया जाता था, नहीं तो उसको मतलब रखा जाता था कि मतलब अपना साम्राज्य विस्तार के काम में। फिर भी इनका सैनिक जो व्यवस्था थी, सैनिक व्यवस्था में एक महत्वपूर्ण व्यवस्था थी। सैन्य में कहा जाता है घुड़सवार सैन्य भी था, अश्वारोही भी था, पैदल भी था, तोपखाना भी था। इनका 1,50,000 इनका घुड़सवार था, 25,000 पैदल था, 5,000 हाथी था और तोपखाना था। तो इतने कम समय में एक महान व्यक्ति के रूप में उभरना कोई साधारण सी बात नहीं। अगर सैन्य बल, क्योंकि सैन्य शक्ति ही देश का, समाज का रीढ़ होता है, तो ये अपना सैन्य शक्ति को मजबूत बनाने में ये इसी प्रकार मतलब अपना कदम उठाए थे, और सैन्य शक्ति को एक मजबूत बना के भारत के सर्वांगीण विकास में अपना तन मन धन को सदैव वे बहाते रहते थे। वे उनके संबंध में कानूनंगों का कहना है, या ये स्वयं भी अपना मुंह से कहे हैं
कि यह मेरा भाग्य और यह मेरा भाग्य होगा और वह मित्र मेरा सौभाग्य होगा। अगर मैं चाहूं तो ये जितने भी मतलब मुगल साम्राज्य है, मुगल साम्राज्य को मैं क्षण भर में अपना मतलब हटा सकते हैं, क्षण भर में उसको मतलब देश से बाहर भगा सकते हैं, इतनी मेरे पास क्षमता है। कहने का तात्पर्य है कि उनका सैन्य बल, उनका सब दृष्टिकोण से वे सर्वसमर्थ थे, तभी तो मतलब उनके हृदय में ऐसे भावना जगती थी। क्योंकि इतने कम समय में इतना उपलब्धि करना 5 वर्ष के टाइम में, वैसे तो बहुत सारे इतिहासकार बोलते हैं मुगल में बाबर के बारे में कि बाबर में भी तो वो भी तो 1526 में आए, 1930 तक रहे। इतने कम समय में वह बहुत बड़ा काम किए, अपना वंशज को यहाँ लगा दिए। लेकिन कुरुक महादेव का कहना है कि ये तो बाबर तो क्या किए, वे मतलब जो किए तो किए, लेकिन उनके अनुपात में इनका जो प्रशासनिक व्यवस्था, इनका जो मतलब साम्राज्य विस्तार की जो नीति, नागरिकों के प्रति दयावान, परोपकारी कार्य को मैंने आलोचना करेंगे आगे। परोपकारी कार्य, सैन्य व्यवस्था, मुद्रा व्यवस्था, इनका सब कुछ तो मतलब लेके अपना चले हैं, अर्थात सर्वसंपन्न दृष्टिकोण से चले हैं। केवल राज्यों का विस्तार करना ही एक तरफा, ये कोई बड़ी बात है? बड़ी बात नहीं। खूंखार जात वो लोग, बाबर खूंखार, राज्यों को जीतना, पछाड़ना, दूसरे को मारना काटना, यही सब उन लोगों का काम। लेकिन नहीं, ये अपना जीवन में वैसे काम नहीं किए। अतः एक कुशल प्रशासक के रूप में इनका गणना किया जाता है। नेक्स्ट, सैन्य व्यवस्था के बाद देखिए इनका देखेंगे परोपकारी कार्य, कि परोपकार के लिए क्या कार्य किए। तो ये परोपकार के लिए सबसे महान काम इनका है मार्ग का निर्माण करना। ये अच्छे से रोड बनाए, मार्ग बनाए, राजमार्ग बनाए। कलकत्ता से लेकर पेशावर तक 1500 कोस का रोड को ये बनाए, जिससे सड़क ए जमात कहा जाता है। सड़क ए जमात, ये रोड, उतने लंबे रोड कितना सुंदर बनाए हैं। उसके बाद है और भी, दिल्ली से बरहारपुर, मुल्तान से बरहारपुर, इसी प्रकार मतलब और भी मतलब चित्तड़ से लेकर हमारे मुल्तान, इसी प्रकार मतलब और भी तो राजमार्ग बनाए हैं, जिन सब का वर्णना इतिहास में विशद रूप से किया गया है। और कहा गया है कि राजमार्ग बनाने में शेरशाह का एक ऊंचा कदम था, और उसके लिए ये राजमार्ग के सामने 1700 सराय बनाए थे मानवों को ठहरने के लिए, 1700 सराय। और वे सराय डाक विभाग का भी काम करता था। कोई डाक को पहुंचाना, घोड़े के माध्यम से वहां तक पहुंचा दिया, फिर वहां से वहां इसे करते करते दिल्ली तक पहुंच जाता था, राजप्रसाद तक पहुंच जाता था। तो ये सब सराय की जो व्यवस्था किए, सड़क की जो मार्ग जो बनाए, ये मार्ग उन्हीं के करकमल द्वारा बना हुआ ग्रैंड ट्रंक रोड वगैरह जितना भी है शेरशाह की, ये महान उनका उपलब्धि है, जो कि भारत के इतिहास में, मध्यकालीन भारत के इतिहास में एक महान प्रशासक के रूप में उनका गणना किया जाता है। अतः ये सब उनका परोपकारी काम है। ये दान दक्षिणा भी बड़े देते थे, ये बड़े दानी राजा थे, क्योंकि हिंदू को काफिर और मुसलमान, हिंदू और मुस्लिम में ये बहुत सामंजस्य बना के रखे थे। किसी के प्रति मतलब ये अन्याय व्यवहार नहीं किए कि ये हिंदू है, ये मुस्लिम है, ये अमुक है, ऐसे मतलब उनके भीतर में नहीं था। ये समन्वय की भावना, सौहार्द की भावना को ये अपना राज्य में स्थान दिए, और सभी अधिकारियों को इसीलिए ये ज्यादा मतलब इधर उधर ये उसको पदच्युत करते थे, क्योंकि एक जगह पर रखेंगे तो वह निरंकुश बन जाएगा। इसीलिए वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर कुछ दिन रखे, फिर उसको वहां इसी प्रकार मतलब ये इधर उधर उनका तबादला किया जाता था, तबादला कर दिया जाता था अधिकारियों को, जिससे कि वह कहीं बैठ के नागरिकों का शोषण न कर पाए, जनताओं का शोषण न कर पाए। इसलिए उनका जो शासन व्यवस्था की जो नींव, हो सकता है कि एक तंत्रीय व्यवस्था थी, राजतंत्रात्मक शासन व्यवस्था था, फिर भी मतलब हमारे देखा जाए तो उनका अंतर्दृष्टि से अंतर्निहित में था कि एक ही लोकतंत्रात्मक शासन व्यवस्था का राष्ट्रीयता की भावना जैसे उसमें व्यवस्थाएं थी। तो उनका परोपकारी कार्य, उनका सैन्य व्यवस्था, उनका केंद्रीय व्यवस्था, प्रांतीय व्यवस्था, गांव घर की जो व्यवस्था,
इतने जितने मतलब एक एक अधिकारियों का जो विभिन्न स्थानों पर, स्थान विशेष पर व्यवस्था, साथ ही साथ है मुद्रा व्यवस्था, टंका का जो मतलब वजन कितना किया टंका, उनका टंका टंका का प्रशंसा बहुत सारे राजा महाराजाओं ने भी किए हैं। और इतिहासकार ने तो पुरातात्विक स्रोत के रूप में उसको स्वीकारे हैं। तो उनके विभिन्न उपरोक्त विभिन्न जो उनका ये सब उपलब्धियां हैं, ये सब प्रशासनिक व्यवस्था, केंद्रीय व्यवस्था, प्रांतीय व्यवस्था, सैन्य व्यवस्था, उसके लिए दीवान ए रजावत, दीवान ए इंसाफ, दीवान ए रसालत, दीवान ए काजी, दीवान ए आरिज, जो प्रांतीय में है, प्रांतीय में उसी प्रकार सूबेदार इक्ता की व्यवस्था, उसके बाद हमारे मुंसिफ फार्म, साथ ही साथ है नीचे का जो इस तरह गांव का मुकद्दम होता था, उसके लिए विभिन्न प्रकार के एकरारनामा बनाकर नागरिकों के साथ अपना जमींदारी प्रथा को समाप्त करके नागरिकों के साथ सीधा संबंध करके उसका एकरारनामा कबूलियत बनाकर नागरिकों से कर वसूलना, उसमें छूट देना, उसमें विभिन्न प्रकार की अन्याय अत्याचार करने वाले अधिकारियों को इधर से उधर बर्खास्त करना, इधर से उधर मतलब उनको तबादला कर देना, जिससे कि नागरिकों के ऊपर कोई आंच न आवे। अगर कोई सैनिक प्रहार में किसी का क्षति हो गया सैनिक प्रहार में, तो उस क्षतिपूर्ति के रूप में उनका मतलब निरीक्षण परीक्षण करके उसको उसी के मुआवजा दिया जाता था। मुआवजा का व्यवस्था थी। किसी पर मतलब कोई अन्याय अत्याचार देखने के लिए उनके शासनकाल में नहीं मिला है। इतने सुंदर उनका प्रशासनिक व्यवस्था थी। अतः उपरोक्त विभिन्न तथ्यों के, विभिन्न सहायक उनके व्यवस्थाओं के, न्यायिक व्यवस्थाओं के, विभिन्न प्रकार की धत्तों के समालोचनात्मक अध्ययन से हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि वास्तव में ये मध्यकालीन भारत के इतिहास की एक महान विभूति थी, जो अफगान प्रशासकों में एक महान प्रशासक थे, जो कि कम समय में एक छोटे से 5 वर्ष की अवधि में, जो कि अपना युद्ध में ही तो उनका आधा से अधिक समय बीत गया, फिर भी मतलब उतने कम समय में अपना जो इतने उपलब्धि किए, इतना जो मतलब शासन व्यवस्था को सुदृढ़ बना के रखे, एक कुशल प्रशासक के रूप में अपना को भारत के तख्ता पर, भारत के सत्ता में अपने को मजबूत बना कर रखे। ये उनका कार्यकुशलता, उनका कर्मठ था, उनका योद्धा, उनका वीर होने का प्रमाण है। अतः उनके क्रुक महादय ने उनके बारे में कहे हैं कि वास्तव में अफगान के महान शासकों के, अफगान के प्रशासकों में महान शासक के रूप में शेर शाह की भूमिका हमारे मध्यकालीन भारत के इतिहास में एक महत्वपूर्ण भूमिका रही है, जो साधारण जनताओं से लेकर उच्च तक ये अपना एक सरल सुगम व्यवस्था को प्रशासनिक, राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक सब दृष्टिकोण से सभी व्यवस्थाओं को ये एक सरल सुगम बनाकर भारत में एक क्षत्रिय शासन सत्ता को, एक तंत्रीय शासन व्यवस्था को ये एक लंबे अरसे तक नहीं चला पाए, लेकिन 5 वर्ष में करके, जो 100 वर्षों में नहीं कर पाएंगे उतने मतलब काम ये 5 वर्ष के भीतर करके इतिहास में यह गवाही दे के गए हैं। इतिहास में यह अपना सन्नाक्षरों से अपना उपलब्धियां छोड़ के गए हैं कि विभिन्न इतिहासकारों ने उनके बारे में भूरी भूरी प्रशंसा किए हैं। थैंक यू। नेक्स्ट क्लास।